अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आपने खबरों में सुना होगा कि कनाडा में बहुत बड़ी जंगल की आग लगी। ये आग इतनी बड़ी थी कि इसके असरात ना सिर्फ अमेरिका की तरफ आए बल्कि अटलांटिक ओशन को अबूर करके यूरोप तक पहुंचे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी आग थी। इस आग के बारे में बहुत सी राय हैं कि ये आग लगी कैसे। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये आग इंसानों ने खुद लगाई है। इसी तरीके से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस आग में एलियंस का हाथ है। शायद ये आग किसी एनर्जी वेपन से लगाई गई है या हेलीकॉप्टर से आतिशगीर मादा फेंका गया है। बहुत सी ऐसी थ्योरीज हमारे पास है जिसके ज़रिए अंदाज़ा होता है कि इंसान अभी भी कंफ्यूज्ड हैं और स्पेशली सोशल मीडिया कंफ्यूज्ड है कि ये आग लगी कैसे। मैं आपको जो तहकीक की गई है इस आग पर उसके बारे में बताने जा रहा हूं और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या ये आग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगी या ये आग इंसानों ने लगाई। चलते हैं हम उस इलाके की तरफ जिसके बारे में साइंसदानों का ये ख्याल है कि मई 27, 2023 को यहाँ से आग शुरू हुई। इस इलाके का नाम है, ये काउंटी है, इसका नाम है शेलबर्न और वर्मंट सिटी के करीब ये मौजूद है। और पहली मर्तबा जो आग स्प्रेड हुई है, साइंसदानों का ये ख्याल है कि वो इस जगह से हुई और उसके बाद वो कनाडा में बहुत तेज़ी से फैली। यानी कहाँ हम बात कर रहे हैं, 27 मई को ये आग हमें वहाँ पर नज़र आई वर्मंट सिटी के पास। और उसके बाद आप कनाडा का यहाँ पर नक्शा देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा आग जंगलों में लगी हुई है। और ये नक्शा है 12 जून का। सिर्फ 15 दिनों में 11.6 मिलियन एकड़ यानी 1 करोड़ 16 लाख एकड़ पर ये आग फैल चुकी थी। और उसके साथ साथ हमें कुछ ये भी शवाहिद मिलते हैं कि कुछ इलाकों में ये आग इससे भी पहले लग चुकी थी। कुछ इलाकों में ये आग मौजूद थी और उनमें एक इलाका बैंफ का इलाका भी है। इस आग के बारे में फ़िलहाल साइंसदानों का ये ख्याल है कि ये बदलते हुए मौसमों की वजह से हो सकती है, लग सकती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक जुलाई इस सदी का, बल्कि इससे भी पहले सदियों का सबसे गर्म तरीन महीना है 2023 का जुलाई। लेकिन ये आग तो उससे पहले लग चुकी थी। और एक और भी रीज़न इस आग की हो सकती है क्योंकि जब ये आग इन जंगलों में लग रही थी उस वक्त वहाँ पर एक वुमेन स्क्वाड फायर ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी कंडक्ट कर रहा था। तो हो सकता है कि उस फायर ट्रेनिंग के दौरान ये आग लग चुकी हो। मैं आपको इस आग की सैटेलाइट पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको इसके धुएं नज़र आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में आपको जगह जगह पर धुएं नज़र आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्या ये स्मोक जो हमें नज़र आ रही है, क्या ये लाइटनिंग की वजह हो सकती है, यानी बादलों की गरज और बिजली के गिरने की वजह से ये आग लग सकती है। इसके लिए हमें मुआवजा लेना पड़ेगा उस इलाके का जहाँ पर आग लगी हुई है और जहाँ पर बिजली गिर रही है। हमारे पास सैटेलाइट डेटा है और उस सैटेलाइट डेटा के ज़रिए हमने उस इलाके को देखना शुरू कर दिया। तो साइंसदानों को ये पता चला कि जिस इलाके में आग तेज़ी से फैली उस वक्त वहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं हुई, यानी वहाँ पर बिजली नहीं गिर रही थी। लेकिन अगर हम 48 घंटे पीछे का डेटा लें तो फिर हमें उसी इलाके में लाइटनिंग एक्टिविटी नज़र आती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि बिजली तो 48 घंटों पहले गिरी और आग बाद में लगी। इसकी तरफ मैं आऊँगा और मैं आपको वीडियो भी एक दिखाऊंगा जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि लाइटनिंग की लोकेशन और फायर ये दोनों मैच कर रही हैं, सिर्फ टाइम का फ़र्क है। अब आपका सवाल ये होगा कि हमें कैसे पता चल जाता है कि किस जगह पर लाइटनिंग की एक्टिविटी हो रही है, बिजली गिर रही है। और उसके लिए हमने एक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। इस टेक्नोलॉजी को लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम कहते हैं। मैंने फिर इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि हमारे पास एक लाइटनिंग रिसीवर है जो कि मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा रहा हूँ। इस रिसीवर में हमारे पास ये सलाहियत मौजूद है कि हम VLF रेंज में, यानी वेरी लो फ्रीक्वेंसी 3 से 30 किलोहर्ट्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है उसको सेंस कर सकते हैं। कनाडा में ऐसे रिसीवर 500 जगह से ज़्यादा लगे हुए हैं और उसके साथ उनको सेंट्रलाइज जगह पर कनेक्ट किया गया है। इन रिसीवर के पास GPS
भी मौजूद होता है। तो जहां पर ये लाइटनिंग डिटेक्ट करते हैं, एक थ्रेशोल्ड से ऊपर लाइटनिंग डिस्चार्ज को डिटेक्ट करते हैं, वहीं ये अपना डेटा और अपनी पोजीशन लोकेशन सेंट्रलाइज्ड सीपीयू को या सिस्टम को भेज देते हैं। आप ये सिस्टम, ये रिसीवर पाकिस्तान में भी लगा सकते हैं। उसकी वजह यह कि ये $300 का है, तो $300 का लगाकर आप एक सिस्टम पाकिस्तान में भी बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर किसी जगह बिजली गिरी तो फिर आग 48 घंटों के बाद क्यों सामने आई। मैं आपको यहां पर एक दरख्त दिखा रहा हूं जिसको बिजली ने, थंडर ने स्ट्राइक किया। जब इस दरख्त पर बिजली गिरी है तो इसके तने के अंदर आग लग गई और आग 1 से 2 दिन तक लगी रही और उसके बाद आग इसके बाहर आई और इस दरख्त से आग दूर दूर तक फैल गई। ये तरीका हो सकता है कि बिजली किसी ऐसी जगह गिरी हो जहां आग फौरन फैल ना पाई हो और उसके कुछ अरसे के बाद आग फैलना शुरू हो गई हो। तो ये क्वेश्चन है जिस पर अभी रिसर्च की जा रही है, लेकिन ये एक तरीका है। मैं आपको यहाँ पर एक वजह बता सकता हूँ जिसकी बदौलत 48 घंटों के बाद आग लगी। बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स में ऐसी तस्वीरें भी शेयर की गई इस आग के मुतालिक, जहां पर आपको हेलीकॉप्टर से आतिशगीर मादा नीचे गिराते हुए दिखाया गया और ये बिल्कुल हकीकी तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं। ऐसी वीडियोस को सामने रख के बताया गया कि ये तो कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है और कनाडा की गवर्नमेंट खुद ही इसमें मुलव्विस है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। हमारी लाइल्मी है क्योंकि हम चीज़ों को पूरा समझते नहीं हैं, यानी मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, और उसके बारे में राय देना शुरू कर देते हैं। तो तहकीक करते हैं कि आखिर हेलीकॉप्टर से आतिशगीर मादा क्यों गुजारा नीचे गिराया जाता है। मैं आपको एक टेक्निक की तरफ लेके चलता हूँ जिसे बैक बर्निंग कहते हैं। फर्ज कीजिए कि एक खेत में आग लग गई है। अब आग को लगने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसे फ्यूल की ज़रूरत है और उसे एक सोर्स या इग्निशन की ज़रूरत है। इग्निशन उसको मिल गया, टेम्परेचर से मिला या किसी सिगरेट बट से मिला और उसके बाद आग लगी। अब ऑक्सीजन हर जगह पर मौजूद है, ऑक्सीजन हम ओपन स्पेस में कट नहीं कर सकते, तो हम क्या कट कर सकते हैं? आग को बुझाने के लिए हम फ्यूल कट कर सकते हैं। क्या जली हुई लकड़ी को दोबारा आग लग सकती है? नहीं लग सकती। इसलिए हम देखते हैं कि आग कितने एक्सटेंट पर है और उससे कुछ फासला आगे रखकर हम पहले ही उस इलाके में आग लगाकर लकड़ियों को जला देते हैं, क्योंकि जब आग वहां से आगे जाएगी तो उसको जली हुई लकड़ियां मिलेंगी और जली हुई लकड़ियों को वो दोबारा जला नहीं सकते। इसे कंट्रोल किया जाता है, इस स्ट्रेटजी को बहुत केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है और फिर उन इलाकों में जानबूझकर आग लगाई जाती है। उसमें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और ज़मीन पर जो आपके ट्रूप्स हैं वो भी आग लगा सकते हैं। तो कनाडा में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसे बैक बर्निंग कहा जाता है। लेकिन बैक बर्निंग के ज़रिए जब आप जेल्ड गैसोलीन को केयरफुली स्प्रे करते हैं तो इसके बहुत से चांसेस हैं कि आपके प्लान के मुताबिक चीज़ें ना जाएं। अब एक ख्याल ये भी है कि इस स्प्रे की वजह से भी आग ज़्यादा आगे गया है, यानी बैक बर्निंग की जो टेक्निक इस्तेमाल की उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और इसने आग को आगे जाने में और ऐसे इलाकों में जाने में मदद दी है जहां पर हम समझ रहे थे कि आग पहले नहीं जा सकती थी। अब सवाल ये करते हैं कि क्या ये कोई साजिश हो सकती है या ये आग इंसान की वजह से भी लग सकती है, गलती हो सकती है? तो मैं आपको एक स्टडी की तरफ लेकर चलता हूं। ये स्टडी की है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की एक लैब जिसे अर्थ लैब कहते हैं और इस लैब ने 1992 से लेकर 2012 तक 1.5 मिलियन यानी 15 लाख जो आग लगने के वाकयात थे यूएसए में, उनका डाटा निकाला और उसे एनालाइज किया और देखा कि उन तमाम जो इवेंट्स हैं, जो फायरिंग के इवेंट्स हैं, उसमें इंसान का हाथ कितना था। तो 1.5 मिलियन जो ये इवेंट्स हैं उसमें 1.2 मिलियन इवेंट्स में इंसान की गलती की वजह से आग लगी। वो गलती जानबूझ के भी हो सकती है, वो गलती किसी कार एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है, वो आतिशबाजी की वजह से भी हो सकती है, वो सिगरेट का बड फेंकने की वजह से भी हो सकती है। बहुत से लोगों को इन साजिशों में गिरफ्तार भी किया गया जो कि जानबूझकर जंगलों में आग लगाते हैं। तो इसलिए इस बात
को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये आग शायद मौसमी तब्दीलियों की वजह से लगी है। ज़रूर उसका हाथ इसमें होगा, लेकिन इंसान भी कहीं ना कहीं इस आग लगाने के पूरे खेल में मुलव्वस हो सकते हैं। हमारे मुल्क में भी बहुत से जंगलात में आग लगती हैं, बहुत से पहाड़ी इलाकों में आग लगती है, मारगला हिल्स में आग लगती है। हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, खुश्क साली आ रही है, ह्यूमिडिटी कम होती है, आग लगने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में मुसलसल आग लग रही है, और हमें ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम इन इलाकों में जब जाते हैं तो वहाँ पर ना तो सिगरेट का बट फेंकें, वहाँ पर ना आग लगाएं, वहाँ पर ना ही आतिशबाजी करें या कोई भी ऐसी सरगर्मी करें जिसकी वजह से जंगलों में लकड़ियों को, दरख्तों को आग लग सके। क्योंकि अगर ये आग एक मरतबा लग गई तो यकीन जानिए फिर ये आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसके लिए बहुत सा इक्विपमेंट चाहिए जो शायद हमारे पास मौजूद ही ना हो, या फिर ये आग खुद ब खुद जितना नुकसान पहुंचाना होगा उतना नुकसान पहुंचाकर ख़त्म हो जाएगी। तो हम सैर व तफरीह के लिए जब भी इन इलाकों में जाएं, ख़ास ख्याल रखें और याद रखें कि जो कनाडा का हाल हुआ है वहाँ पर इतनी आग लगी है कि लोग सांस नहीं ले सकते। वहाँ पर K95 मास्क वो ख़त्म हो गया है जो कि कोरोना के दौर में ख़त्म हुआ था। वहाँ पर ऐसे मास्क ख़त्म हो गए हैं जो कि इंसान को हवा की पोल्यूशन से बचाते हैं, और उनके इम्पैक्ट न्यूयॉर्क सिटी पर आए, और न्यूयॉर्क सिटी स्मोक की वजह से उसका वो हाल था जो कि लाहौर का कुछ सालों पहले था। तो हमें अपने जंगलों को इन आगों से बचाना है और उनका ख्याल भी रखना है, क्योंकि जंगल हैं तो हमारी आबो हवा तरोताज़ा है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।